नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फिर से पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 68वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के बारे में। सॉइल साइंस का ये दूसरा पार्ट है। ये बीड साइंस जो लिखा है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि बीड साइंस हम पढ़ा चुके हैं। बीड साइंस का हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस का हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया था। इससे पहले जो निमरा सुंडा जी की बुक है उसमें एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन जो हुआ था उसको पूरा पढ़ा दिया है, जिसको हम जर्नल एग्रीकल्चर कह सकते हैं। इसके साथ साथ फिर मैंने एग्रोनॉमी भी पढ़ा दिया है। एग्रोनॉमी जो इम्पॉर्टेंट था उसको भी पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। एग्रोनॉमी में जितनी क्रॉप्स थी उनको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। पिछले लेक्चर से ही स्टार्ट हुआ आपका सॉइल साइंस, जिसमें आज हम ये दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस का। आने वाले कुछ धीरे धीरे ये जो लेक्चर चलेंगे इसमें आपको जो सॉइल साइंस है ये पूरा डिटेल में पढ़ाता हुए चलूँगा। जो इसके कठिन टर्म्स हैं उनको मैं इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको रटना नहीं पड़े। और जो कुछ चीज़ें रटने वाली हैं उनकी कुछ थोड़ी थोड़ी ऐसी ट्रिक्स बता दूँगा जिससे आप आसानी से लर्न कर लें। क्योंकि जब मैं लर्न कर रहा था तो मैंने भी इसी तरीके से लर्न किया था, उसी तरीके से आपको भी लर्न कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ एक छोटी सी न्यूज़ है आप लोगों को देना है, और वो ये है कि इसी चैनल पर आपको एक वीडियो रोज़ और मिलेगी। वो रहेगी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस की। जो मैं निमरा सुंडा पढ़ा रहा हूँ इसी बुक से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके फिर ऑप्शंस रहेंगे। और यानी ऐसे समझो कि जैसे कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं टिक लगाने वाले, उसी टाइप के क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व कराऊंगा। जो मैंने पढ़ा दिया है उसी में से 25 क्वेश्चन मैं रोज़ आपसे पूछूंगा। आपको वीडियो देखनी है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके आंसर भी आपको बताने हैं, और आपका जो स्कोर होगा उसको भी आपको उस वीडियो में बताना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर, और वो वीडियो जो आपका है वो भी आगे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो स्टार्ट होता है सॉयल पीएच मेजर्स एक्टिव एसिडिटी इन सॉयल। सॉयल का जो पीएच मेजर करते हैं कि इस सॉयल का पीएच 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो इसको मेजर करने का क्या मतलब होता है? देखो, बात ध्यान से समझो कि जो सॉयल का पीएच मेजर करने का मेन मकसद होता है वो जानना होता है कि सॉयल में एसिडिटी कितनी है, यानी कि सॉयल के अंदर अम्लीयता कितनी है, कितने अम्ल हैं, इसमें कितना एक्टिव एसिडिटी है, यानी कि इसमें कितना सक्रिय अम्ल कितना है सॉइल में। इसी को मेज़र करने के लिए हम पीएच मेजर करते हैं। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन, सीड का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे गेहूं का सीड, धान का सीड, मक्के का सीड, ज्वार बाजरे का सीड या पीस का सीड, किसी भी क्रॉप में जो सीड का डेवलपमेंट होता है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए जो आपका फॉस्फोरस होता है ये फॉस्फोरस जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जब फॉस्फोरस प्लांट्स में रहेगा तो उससे सीड का डेवलपमेंट आसानी से होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है या उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं। जब कोई चीज़ पच रही होती है, हम खाना जब खाते हैं, खाना खाने के बाद जो पच रहा होता है, उसके साथ साथ जब कोई चीज़ सड़ रही होती है, इन सब चीज़ों को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब चीज़ों का जो सड़ना होता है इसी को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, नॉर्मल सेंस में हम बता रहे हैं, जैसे कोई चीज़ जब सड़ रही होती है तो ऑक्सीडेशन की वजह से ही सड़ रही होती है। वो जो आपकी चीज़ है उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है इन्वायरमेंट से और इसी वजह से वो सड़ती चली जा रही है। ठीक, रिडक्शन मीन्स जब किसी कंपाउंड में H2 यानी कि हाइड्रोजन जब मिल जाता है या ऑक्सीजन जब निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घुस जाता है कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो आपने अभिक्रिया इंटर में पढ़ी होगी वही चीज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं।
ऑन द नंबर बेसिस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन नॉर्मल सॉइल। देखो बात समझो कि जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो हर सॉइल में अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब सबकी पॉपुलेशन अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें, जब हमारी नॉर्मल सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल का मतलब ना तो वो एसिडिक है ना बेसिडिक है, ना एल्कलाइन है ना सैलाइन है, उसका पीएच ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल जो सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है बैक्टीरिया। समझ गए? अब बात समझना, एक चीज़ और याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जो एल्कलाइन सॉइल होती है, ध्यान से समझना, ए से एल्कलाइन और ए से होता है एक्टिनोमाइसिटीज़, ये वाली जो चीज़ लिखी है, ठीक। तो एल्कलाइन सॉइल में एक्टिनोमाइसिटीज़ ज़्यादा होता है, ठीक। जो आपकी नॉर्मल सॉइल होती है इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, और जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है, ठीक, जिसमें एसिड होता है, इसमें आपके फंगस ज़्यादा होते हैं। समझ में आई बात? यानी कि अगर एसिडिक सॉइल होगी तो फंगस ज़्यादा होंगे, अगर नॉर्मल सॉइल होगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, और अगर एल्कलाइन सॉइल होगी तो उसमें एक्टिनोमाइसिटीज़ ज़्यादा होंगे। आई होप आपको अब अच्छे से ये समझ में आया होगा। क्या, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज़ ज़्यादा होते हैं, जो नॉर्मल सॉइल होती है उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, और जो एसिडिक सॉइल होती है उसके अंदर क्या ज़्यादा होते हैं? फंगस ज़्यादा होते हैं। समझ गए बात? अब अगर इसका सीक्वेंस याद करना है तो कैसे याद करोगे? इसको आप याद कर लें, ठीक। ये बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ और फंजाई। अब जब नॉर्मल सॉइल का तो ऐसा ही होता है क्योंकि ऐसा ही लिखा है। अगर हमने कह दिया एल्कलाइन सॉइल का, तो इसके बीच से इसको निकाल लो और सबसे आगे लगा दो। तो सबसे, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़, और ये लिखा है आपका फंजाई। जब हम नॉर्मल सॉइल की बात करेंगे तो इसी क्रम में रहेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अगर हम वही बात करें कि एसिडिक सॉइल में, तो एसिडिक सॉइल में ये वाला जो ए है इसको निकाल के कहाँ लगा दोगे? यहाँ लिख दोगे। तो किस तरीके से बन जाएगा? सबसे पहले बन जाएगा फंगस, सॉरी एक सेकंड, हाँ, ये ए जो एसिडिक सॉइल होगी, फिर से एक बार समझ लो, नॉर्मल सॉइल में तो इस तरीके से होगा, लेकिन अगर एसिडिक सॉइल हो जाएगी तो उसमें फंगस ज़्यादा होगा, तो फंगस को उठा के आगे कर दो तो क्या बन जाएगा? FBA बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर एल्कलाइन सॉइल है तो एल्कलाइन सॉइल में क्या ज़्यादा होता है? एल्कलाइन सॉइल में आपका एक्टिनोमाइसिटीज़ ज़्यादा होता है, तो इसको उठा के आगे कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ABF बन जाएगा। यानी कि आपको एक ही सीक्वेंस याद करना है। कौन सा सीक्वेंस? ये नॉर्मल सॉइल का, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ और फंजाई का। ये सीक्वेंस आप इस तरीके से याद कर लें। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, फिर एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं, फिर फंजाई होते हैं। ये नॉर्मल सॉइल का होता है। इसके बाद जैसे एल्कलाइन, अगर सॉइल एल्कलाइन हो गई तो इसको आगे कर देना और बाकी जो बच रहे हैं दोनों पीछे कर देना उसी क्रम में। और उसके बाद अगर एसिडिक सॉइल हो जाएगी तो इस तरीके से आप उसमें एसिडिक सॉइल में फंजाई को आगे कर देना। बाकी ऐसे सीक्वेंस ही रहेगा, मतलब जिसको आगे करना होगा उठा के आगे कर देना, बाकी दो पीछे जो जिस क्रम में लगे हैं वैसे ही वो लगे रहेंगे। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि किस सॉइल में कितना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन AFO में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इतना एलोबरेट करके इसको इतने डिटेल में बताया है, जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएं और आपको कभी गलती नहीं हो। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाई गई थी वो बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाई थी? 1929 में बनाई थी। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। इफ़ गैमिट इज़ फर्टाइल बट सीड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कह रहा है, बात समझना, जो हमारे गैमिट्स हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, प्लांट के फ्लावर की बात कर रहे हैं, जब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमिट फर्टाइल हैं, यानी कि एक बाप बन सकता है एक माँ बन सकती है, इस तरीके से समझना, एक बाप बन सकता है एक माँ बन सकती है, लेकिन दोनों अगर नहीं संतान उत्पन्न कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, मतलब दोनों में पटता नहीं है, दोनों जो मेल और फीमेल हैं इन दोनों में पट नहीं रहा है, इसी वजह से एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, इस वजह से इनके अंदर
जो संतति उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। यही चीज़ आप प्लांट में अप्लाई कर लें। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो प्लांट में जब उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पर जाकर, टेक्निकल भाषा बता रहे हैं अभी, इसको ध्यान से समझना, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो एंथर होता है, जब वो एंथर फीमेल पार्ट पे स्टिग्मा पे जाता है, वहाँ जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया नहीं कर पाता है, जबकि दोनों ही फर्टाइल हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि दोनों आपस में इनकम्पेटेबल हैं, दोनों आपस में अच्छे नहीं हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वेराइटी, सबसे ओल्डेस्ट अगर मेथड की बात करें तो कौन सा मेथड है जिससे हम किसी वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? उसका मेथड है सिलेक्शन। बात समझो ध्यान से। 1 हेक्टेयर आपने क्या बो दिया है? गेहूं की बुआई कर दी है। ध्यान समझना, 1 हेक्टेयर आपने गेहूं की बुआई कर दी। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 1 हेक्टेयर में आपको 150 पौधे इस तरीके से मिलेंगे जिनका जो पौधा ज़्यादा अच्छा होगा। 150 पौधे 1 हेक्टेयर में, नहीं हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, वो म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है या नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। तो अगर 1 हेक्टेयर में हमने देखा और 1 हेक्टेयर में हमको कुछ गेहूँ इस तरीके से दिखे जो अन्य गेहूँ की अपेक्षा ज़्यादा बड़े थे, ज़्यादा अच्छे थे, उनमें दाना ज़्यादा था और प्रोडक्शन ज़्यादा था उस प्लांट में, तो इस तरीके के प्लांट को हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक, हार्वेस्ट कर लेंगे। अलग से हार्वेस्ट करके उसका जो सीड होगा फिर उसकी बुआई अलग से करेंगे और इसी तरीके से वो थोड़े सीड से ढेर सारा सीड प्रोड्यूस कर लेंगे और एक वैरायटी डेवलप कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि गांव देहात में क्या होता था कि जैसे मान लो कि मान लो मूली का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे गांव में जो हमारे बाबा लोग हैं वो इसी तरीके से काम कर, जैसे मान लो कि मूली है, ठीक, उन्होंने लगाया था मूली खाने के लिए और बाज़ार में बेचने के लिए। अब क्या करेंगे कि देखेंगे उसमें से कोई एक मूली जो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया, जो बहुत मोटा सा है और जिसकी पत्तियाँ बहुत हरी भरी हैं और अच्छे से ग्रो कर रहा है, बाकी अन्य की अपेक्षा वो सबसे अच्छा दिख रहा है, तो क्या करते थे, उसको उखाड़ते ही नहीं थे, उसको वैसे ही पड़ा रहने देते थे। फिर बाद में उसमें फ्लावरिंग होती थी, फ्लावरिंग होने के बाद तब उसमें सीड लग जाता था, उसी सीड को हार्वेस्ट कर लेते थे फिर अगले साल बुआई के लिए। तो इसी को बोलते हैं सिलेक्शन। ढेर सारे हमारे पास मूली के पौधे थे, उसमें से हमको कुछ मूली के पौधे अच्छे लग गए, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और अगले साल की बुआई के लिए रख लिया। जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस्ड इन कैलकेरियस सॉइल, जो हमारी कैलकेरियस सॉइल होती है उसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है। कहने का मतलब ऐसा है, अगर मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा है तो जिंक की कमी हो जाएगी। फिर से समझना, अगर मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा है यानी कैलकेरियस सॉइल है तो इसकी वजह से जिंक की कमी हो जाएगी। इनवीड इन्फेस्टेड पॉन्ड इन हाई फिशेज आर सडनली डेथ बिकम ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। कह रहा है कि कोई एक ऐसा तालाब है जिस तालाब में ढेर सारे वीड्स हैं यानी कि ढेर सारे खरपतवार हैं, उसमें आपने मछली पालन कर रखा है। अचानक से क्या होता है कि मछलियां मरने लगती हैं दोपहर के समय, तो इसकी जो वजह होगी वो क्या होगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी। डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब बात समझो कि जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को एब्जॉर्ब करके फिर वो अपना जो रेस्पिरेशन वाला सांस लेने का काम है वो उसी से करती हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से मछलियां अपना सांस लेने का काम करती हैं, ठीक। लेकिन दोपहर के समय क्या होता है कि जब पौधों को, जो तालाब में जो पौधे जम गए हैं, उग गए हैं, जो खरपतवार उगे हैं, इनको जब सनलाइट मिलती है तो ये सनलाइट की उपस्थिति में पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन और पानी और इसके साथ साथ सनलाइट, इन सब को लेकर वो फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने लगती हैं। अब जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करने लगेंगे तो उसका जो ऑक्सीजन है, पौधे के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्लांट ऊपर निकाल देंगे और ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे पौधे। पौधे केवल फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन पौधे फोटोसिंथेसिस करते के साथ साथ वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। अगर आपने डिटेल में पौधे के बारे में पढ़ा होगा क्रॉप फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी में, तो उसमें बताया जाता है
कि पौधे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो जैसे आप खुद ही समझिए कि मान लीजिए एक कमरा है, कमरा पूरा बंद है, इसमें आप 2 लोग हैं। अगर एक लोग होंगे तो कमरे में बहुत देर तक ऑक्सीजन चलेगी, कमरे की ऑक्सीजन आप काफ़ी देर तक ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी कमरे में ढेर सारे लोग हो जाएं तो हम बहुत ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सभी को सांस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसी तरीके से तालाब में भी होता है, मछलियों को भी ऑक्सीजन चाहिए और जो पौधे हैं उनको भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पौधे रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन जब खींच लेते हैं तो मछलियाँ नहीं ले पाती हैं, और मछलियाँ जब ऑक्सीजन नहीं पाती हैं तो इसी वजह से वो मरने लगती हैं। अब आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि वही चीज़ मछलियों को भी चाहिए और वही चीज़ पौधों को भी चाहिए। हाँ, दूसरी बात है एक कि पौधों को ऑक्सीजन भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। इसीलिए जैसे मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेती हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए और ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। समझ गए बात? तो दोनों लोग ऑक्सीजन खींच लेते हैं, इसी वजह से जो मछलियां हैं वो मरने लगती हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज इन राइस फील्ड इज मैग्नीज। कह रहा है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन की वजह से, ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज, जब पानी के अंदर राइस के फील्ड में वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है तो इसकी वजह से कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो इंक्रीज हो जाता है? तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में जो मैग्नीज है वो ज़्यादा हो जाता है। लाइट रिसेप्टर पिगमेंट इन एनिमल्स इज मेलानिन। जो लाइट को रिसेप्ट करने वाला पिगमेंट होता है एनिमल्स के अंदर वो होता है मेलानिन। ठीक, यही मेलानिन हम लोगों की बॉडी में भी पाया जाता है। बात समझना ध्यान से कि हमारी बॉडी जिसकी बॉडी थोड़ी डार्क होती है, मतलब जो काले होते हैं और जो गोरे होते हैं, तो जो काले होते हैं उनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है और जो गोरे होते हैं उनकी स्किन में मेलानिन कम होता है। जब हम कभी धूप में जाते हैं तो धूप में जाने पर जो बॉडी में मेलानिन होता है स्किन पर, वो मेलानिन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक, अब जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो मेलानिन धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। इसी वजह से हमारी स्किन धूप में रहने की वजह से काली हो जाती है। समझ गए? और जो लोग हमेशा छाँव में ही रहते हैं उनका मेलानिन कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाता सही से, इसी वजह से वो मेलानिन उनका क्या होता है, कम होता है। ये तो हो गई इन्वायरमेंट की बात। अब कहोगे कि सर जी कुछ लोग तो जन्मजात पैदा होते ही गोरे होते हैं, पैदा होते ही काले होते हैं। तो मैं बताऊं कि कोई आदमी गोरा है या काला है केवल इन्वायरमेंट पे ही नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके जेनेटिक मटेरियल पर कि मतलब मम्मी पापा कैसे थे। ठीक, तो मेलानिन की वजह से ही हमारी स्किन काली होती है और इसी वजह से जब हम धूप में जाते हैं तो स्किन पर जो मेलानिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और लाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है अपने आप अपने अंदर, जिससे फिर बाद में वो फिर विटामिन डी बनाता है। उसी मेलानिन एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को और उसी से फिर विटामिन डी बनती है। तो मेलानिन एब्जॉर्ब जब करेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा मेलानिन कि हाँ अब लाइट आ रही है, आओ 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 हम एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं सब। तो उसी तरीके से ये एब्जॉर्ब करता है, जब एक्टिवेट हो जाएगा मेलानिन तो ढेर सारा मेलानिन हो जाएगा, इसी वजह से हमारी स्किन काली हो जाती है। इन लाख प्रोडक्शन व्हिच कंट्री हैज़ मोनोपोली। लाख प्रोडक्शन में किस कंट्री की मोनोपोली है, मतलब कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो लाख प्रोडक्शन करती है बहुत ज़्यादा स्केल पर, तो वो इंडिया करता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट यानी कि इम्प्रूव स्किल थ्रू मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। जो मैकेनिक होते हैं, बात समझना ध्यान से, अगर गाड़ी के सर्विस सेंटर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक मिस्त्री होता है, एक हेल्पर होता है। फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो जो हेल्पर होता है वो खुद मिस्त्री बन जाता है। क्यों? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से, मतलब उसको मेथड सिखाया जाता है, मिस्त्री कर रहा होता है और जो हेल्पर होता है वो देखता है और देख देख के सीखता है। फिर सीखते सीखते एक समय बाद जो हेल्पर है वो क्या बन जाता है, वो भी मिस्त्री बन जाता है। इसी को बोलते हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब देख के और करके सीखना। सबसे पहले जाओ मिस्त्री जो कर रहा है उसको देखो, देख के फिर उसी हिसाब से धीरे धीरे मिस्त्री की रेख देख में उसको करते रहो। फिर करते करते धीरे धीरे एक दिन खुद भी मिस्त्री बन जाओ। ये होता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। ये सबसे अच्छा मेथड होता था
पुराने समय में किसी आदमी को स्किल सिखाने के लिए, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्कूल टाइप की व्यवस्थाएं कम हुआ करती थी किसी चीज़ को सिखाने के लिए, तो लोग मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे। जैसे अगर किसी को नाव चलाना सीखना है तो वो कोई एक मल्लाह होगा जो नाव चलाता है, उसके साथ 2-3 साल रहेगा तो वो सिखा देगा। इस तरीके से सीखने के लिए पहले स्कूल के साथ साथ पैरेलल एक ये भी चला करता था। मतलब स्कूल में बच्चे आध्यात्म और दूसरी चीज़ों की शिक्षा लिया करते थे, और इसके साथ साथ वो अपना व्यवसाय सीखने के लिए किसी एक व्यवसायी के यहाँ जाते थे, वहाँ पर सीखते थे, फिर खुद का व्यवसाय करते थे। इसीलिए पहले समय में आप अगर ध्यान से देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा आप देखेंगे कि पिछले 150-150 साल पहले हर गांव में ईंट के भट्ठे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, एक लोहार, कुम्हार, कहार, ये सब दर्जी, ये सब हुआ करते थे। मतलब हर गांव में छोटे छोटे उद्योग चला करते थे। कपड़ा बनाने वाले, मोची, नाई, दर्जी, ये सब हुआ करते थे। इसी तरीके से मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से सीख सीख के वो अपनी स्किल बढ़ाया करते थे। पोरोसिटी 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को बोलते हैं पोरोसिटी। मतलब 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है पोरोसिटी का फॉर्मूला। याद कर लो सीधा सीधा, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉयल इज हायर एज कम्पेयर टू द सरफेस सॉयल। हमारी जो ऊपरी सरफेस सॉयल होती है उसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो कम होती है किसकी? बल्क डेंसिटी से, सब सॉयल की। यानी कि ऐसा समझो कि जो सब सॉयल होती है, यानी कि नीचे की मिट्टी होती है, उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है। यानी कि ऐसे नीचे की मिट्टी वजन होती है, ऊपर की मिट्टी हल्की होती है। नीचे की मिट्टी वजन क्यों होती है? नीचे की मिट्टी वजन इस वजह से होती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर पोर स्पेस कम होता है। एक तो हवा की कमी और पानी की कमी, और हम ऊपर वाली मिट्टी में जुताई करते रहते हैं तो उसमें हवा और पानी बराबर रहता है। इसी वजह से ऊपर की मिट्टी हल्की होती है और नीचे की मिट्टी ज़मीन के वो कैसी होती है? वो ज़्यादा भारी होती है। यही बात ये बोल रहा है। एक्टिव एसिडिटी इट इज़ प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम इन सॉइल सॉल्यूशन। किसी भी सॉइल के अंदर जो एक्टिव एसिडिटी होती है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से, ये स्टार जो लगा है ये प्लस है, हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन, यानी हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन की वजह से ही सॉइल के अंदर एक्टिव एसिडिटी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, सॉइल टेक्सचर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इट कैन नॉट बी चेंज। जो सॉइल टेक्सचर होता है, ऐसा समझो कि सॉइल टेक्सचर होता है और एक सॉइल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से समझना, एक सॉइल टेक्सचर होता है, एक सॉइल स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप जब पैदा हुए तो आपके हाथ पाँव कैसे हैं? मतलब आपके कहीं हाथ में 6 उंगलियां तो नहीं है, किसी किसी को हो जाती हैं। आपके बाल घुंघराले तो नहीं हैं कि सीधे बाल हैं, ठीक। आपकी आँख कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, या आपकी आँख भूरी या काली तो नहीं है। ये सब जो जन्म से स्टार्ट होता है, जो जन्म से आता है, उसको हम कह सकते हैं सॉइल टेक्सचर। समझ गए? और स्ट्रक्चर कैसा होता है? मतलब आप अमीर घर में पैदा हुए, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तो आप मोटे ताजे अच्छे खासे रहोगे। और कोई एक आदमी गरीब के घर पे पैदा हो गया तो कुपोषित रहेगा, उसके अंदर माल न्यूट्रिशन हो, वो दुबला पतला सा होगा। तो ये जो दुबला पतला और मोटा आदमी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? स्ट्रक्चर की वजह से और टेक्सचर की वजह से। तो अब बात समझ में आया, टेक्सचर क्या हो रहा है कि जो जन्मजात मिला है, स्ट्रक्चर क्या है जिसको हम बाद में बदल पा रहे हैं। इसी तरीके से जब मिट्टी बनती है तो मिट्टी किस पेरेंट मटेरियल से बनती है, उसकी वजह से मिट्टी का सॉइल टेक्सचर डिसाइड होता है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर किस पेरेंट मटेरियल से सॉइल बनी है उस पर डिपेंड करता है। तो किसी सॉइल का हम पेरेंट मटेरियल तो बदल नहीं सकते। जैसे आप अपने पिता और माता को तो बदल नहीं सकते कि हाँ चलो यार ठीक है, ये दोनों सही नहीं है, हम दूसरा कोई माता पिता एक कर लेते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि नेचर ने हमको इसी तरीके से बना दिया कि हाँ हमारे माता पिता ये हैं, वो उन्होंने डिसाइड कर दिया और हम इस तरीके से होगा, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। इसी तरीके से हम सॉइल के भी पेरेंट मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम सॉइल का टेक्सचर भी नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते हैं। जैसे
कभी सॉइल हार्ड होगी, कभी सॉइल भुरभुरी होगी, कभी सॉइल गीली होगी, कभी सॉइल सूखी होगी। तो ये सब स्ट्रक्चर में आता है और टेक्सचर में पेरेंट मटेरियल वाली बात आती है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ड्रेनेज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल। जब कोई एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल से प्रॉब्लम होती है, कोई एक ऐसी फील्ड है जो एल्कलाइन है या सैलाइन है, इसको अगर हमको सही करना होगा तो इसको सही करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि खेत में चारों तरफ से मेड़बंदी कर दो और खेत में पानी भर दो। ठीक, 1 फुट पानी भर दो। अब जब ढेर सारा पानी भर दोगे तो क्या होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट जो कुछ एल्कलाइन और सैलाइन कंपाउंड हैं वो तो लीच आउट करके ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। ठीक, कुछ तो ज़मीन के अंदर चले जाएंगे लीच आउट होकर, और कुछ जो बच जाएंगे वो पानी में मिल जाएंगे, पानी के अंदर घुल जाएंगे। फिर पानी के अंदर जब घुल जाएंगे तो उनको फिर कटा दो, खेत से बाहर बह जाए पानी। तो पानी जब बह जाएगा तो अपने साथ जो एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल है इसको भी ये बहा के ले जाएगा और धीरे धीरे आपकी सॉइल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सॉइल जैसी हो जाएगी। मेरा जो खेत है, मेरे खेत में भी ये प्रॉब्लम थी। फिर बाद में जब मैं इंटर में पहुंचा तो इंटर में मुझे इसकी जब जानकारी हुई तो मैंने पापा से कहा कि पापा खेत लेवलर नहीं था, मतलब बराबर नहीं था। तो मैंने पापा से कहा कि पापा खेत इसको बराबर कर लो और बराबर करके इसमें पानी भरो। तो कहे कि ये से सही हो जाएगा। हमने कहा कि हमने किताब में तो पढ़ा है, हो सकता है सही हो सकता है नहीं सही हो। तो पापा ने कहा अच्छा ठीक है, जब कह रहे हो तो कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हमने 3 बार किया। खेत में पानी भरा, फिर 1-2 दिन इसे पानी भरा रहा, उसके बाद फिर हमने उसको कटा दिया, बह गया। फिर उसके बाद पानी भरा। इसी तरीके से लगभग 3-3 दिन पे 10-12 दिन तक हमने 3 सिंचाई करके और 3 बार उसके अंदर पानी भर के और फिर उसको बहाया। तो हमारा जो सॉइल है वो सही होगा, मतलब जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल थी हमारी वो सॉइल अब बिल्कुल अच्छी हो गई, उसमें हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं। ये हम खुद का बता रहे हैं, खुद का, और बुक में तो लिखा ही है। एलुवियल सॉइल मोस्ट रिसेंटली फॉर्म सॉइल। जो एलुवियल सॉइल होती है ये सबसे पहली मतलब सबसे लेटेस्ट सॉइल है, जो लेटेस्ट बनी सॉइल है। कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल, समझ गए। और अभी हमने बताया था कि एक एंटी सॉइल होती है। एंटी सॉइल जो सॉइल ऑर्डर है ये न्यूली फॉर्म सॉइल ऑर्डर है, तो एंटी सॉइल एलुवियल में होता है, समझ गए ऐसी बात। रेड सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए आपको रेड सॉइल जो होती है, लाल मृदा, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। मैनी पॉडॉन विद इन डिफाइन यूनिट इज कॉल्ड सॉइल सीरीज। एक किसी डिफाइन लिमिट के अंदर ढेर सारे पेडॉन्स होते हैं जिनको हम सॉइल सीरीज कहते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बात समझो, सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए एक सीरीज बनाई गई है। ठीक, आपने अगर सॉइल क्लासिफिकेशन का एक वो आता है, एक पेपर आता है, उसको देखा होगा, लैब में दिखाते हैं। उसमें ढेर सारे सॉइल के कलर के सैंपल होते हैं, उसमें कलर होता है और सैंपल होते हैं। तो एक सीरीज होती है और एक सीरीज में ढेर सारे कलर्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर करके सॉइल के कलर, उसी को हम पेडॉन बोलते हैं। तो पेडॉन, ढेर सारे पेडॉन किसी एक सीरीज में होते हैं। जो लिमिट बताते हैं किसी सॉइल की, ये कहाँ यूज होता है? ये बेसिक यूनिट है पेडॉन और सीरीज किसकी? सॉइल के क्लासिफिकेशन की। फिर से समझो एक बार, सॉइल के क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो पेडॉन है, और सॉइल सीरीज क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, समझ गए बात। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सीजल प्लाऊ आर आल्सो यूज टू ब्रेक हार्ड पेन प्रेजेंट इवन एट 62 सेंटीमीटर। बात समझो, जो सीजल प्लाऊ होता है इसको हम यूज करते हैं मिट्टी की बहुत गहरी जुताई करने के लिए। यानी कि अगर हमको 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी की जुताई करनी हो तो आपको सीजल प्लाऊ से ही जुताई करनी पड़ेगी। अगर आप सीजल प्लाऊ अभी यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बड़ा सा तवा वाला एक हैरो होता है, प्लाऊ होता है, जिससे मिट्टी बहुत बड़ा ऐसे खोद के मतलब वो पलट देता है पूरी मिट्टी को, बहुत गहरी जुताई करता है। उसी को हम बोलते हैं सीजल प्लाऊ। इन जनरल प्लाऊ आर यूज फॉर प्राइमरी टिलेज एंड हैरो आर सेकेंडरी टिलेज। जनरली अगर हम देखें तो जो हमारा प्लाऊ होता है, यानी कि जो हल होता है, उसको प्राइमरी टिलेज के रूप में यानी कि प्राथमिक भू परिष्करण के लिए यूज करते हैं, और जो हैरो होता है इसको हम सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज करते हैं।
इन जीरो टिलेज प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रूट जोन ओनली। बात समझो, जीरो टिलेज एक समय क्या हुआ कि अमेरिका में जो डीजल है इसके दाम एकाएक ढेर बहुत बढ़ गया, तो वहाँ के किसानों ने क्या किया, कहा कि खेत में जुताई ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे, केवल सीड ड्रिल वाली मशीन लेके आएंगे, उसी में गेहूं डालेंगे और बुआई कर देंगे, जो हमारी धान की फसल थी उसी में बुआई कर देंगे, हम जुताई ही नहीं करेंगे खेत को। तो बाई चांस इस तरीके से किया गया, उनका प्रोडक्शन ठीक ठाक हो गया, तो वहीं से फिर ये जो जीरो टिलेज वाला एक कॉन्सेप्ट था वो निकल आया। जीरो टिलेज में क्या होता है, अभी हम इंडियन कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, इंडियन प्रोस्पेक्टिव पे, तो आपने धान की कटाई कर ली, गेहूं की बुआई का समय आ गया, अगर आप खेत की जुताई करेंगे फिर गेहूं बोएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तब तक गेहूं की बुआई का समय चला जाएगा। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे कि सीड ड्रिल वाली मशीन ले आएंगे और उसी से खेत में जो आपका धान का खेत था उसी में बिना जुताई किए डायरेक्ट बुआई कर देंगे। इस तरीके के टिलेज को हम क्या कहते हैं, जीरो टिलेज, जिसमें जो प्राइमरी टिलेज होती है वो बिल्कुल अवॉइड करी जाती है। फिर अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मिट्टी का, ध्यान समझना, मिट्टी के पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर हवा या पानी के माध्यम से उड़कर चले जाना या बहकर चले जाने को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। वाटर की वजह से हो रहा है तो वाटर इरोजन, और एयर की वजह से हो रहा है तो एयर इरोजन। समझ गए बात? इसी की वजह से सॉइल, जैसे आपने देखा होगा कि सॉइल इरोजन वाला जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। राजस्थान में रेत के टिले बन जाते हैं रात रात भर, जैसे आंधी आई तो एक जगह पर बन गया बहुत बड़ा सा टिला, ठीक, आंधी आई, आंधी कस के बह रही है तो बहुत ढेर जगह से बालू उठा लिया। अब जब आंधी खत्म हुई तो वो बालू जो ढेर सारा उठा था एक जगह कहीं गिर के डंप हो गया, एक जगह डंप हो गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा पहाड़ नुमा एक टिला बन गया, ठीक, एक टिला पहाड़ तो नहीं कह सकते, हाँ टिला बन जाता है, क्योंकि टिला थोड़ा ऊंचा होता है, अगर हम पहाड़ कहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हाँ बालू का टिला बन जाएगा। फिर क्या होगा कि कुछ दिन बाद फिर अगर कस के आंधी आई तो वो जो टिला है बालू का वो फिर से उड़ जाएगा, वहाँ से पूरी बालू उड़ जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी। इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। जब कभी आंधी आती है तो आंधी आती है, जो बहुत ढेर सारा धूल उड़ता है वो कहाँ से उड़ता है, कहीं खेत से उड़ा होगा तभी तो धूल, इतना धूल हो जाता है। इसके साथ साथ जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में आपने मिट्टी देखी होगी मटमैली मटमैली, मतलब पानी देखा होगा बहुत मटमैला, पानी में मिट्टी मिल जाती है, तो कहीं से अगर कटी है मिट्टी तभी तो आई है, तो इसी को हम बोलते हैं वाटर इरोजन और सॉइल इरोजन। इसके बाद अगर हम बात करें, पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर लाइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड बिल्टिंग कोएफिशिएंट इज नोन एज अवेलेबल वाटर। अवेलेबल, बात समझना ध्यान से, अवेलेबल वाटर यानी कि उपलब्ध मात्रा, उपलब्ध पानी पौधों के लिए जिसको पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो कितने एटीएम पर होता है, यानी कि कितने प्रेशर के साथ मिट्टी से जुड़ा होता है, वो होता है कितना, 1/3 एटीएम से लेकर 15 एटीएम के बीच में सॉइल के अंदर जो पानी होता है इसी को हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज को आप देखते रहना। सॉइल साइंस में जब इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, अवेलेबल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और बिल्टिंग कोएफिशिएंट, और इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, अवेलेबल वाटर, एटीएम, एटीपी, ये सब जब पढ़ाएंगे तो इतना डिटेल में आपको पढ़ा देंगे कि एकदम याद हो जाएगा यार, तुरंत याद हो जाएगा, फिर दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बस पेशेंस रखिए। टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर लूजनिंग द सरफेस क्रस्ट एंड ब्रिंग्स अबाउट फेवरेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। टिलेज क्या होता है, यह एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है जिसमें सॉइल की ऊपरी सरफेस को लूज यानी कि कमज़ोर किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर एयर और वाटर अच्छे से मिक्स हो पाए और जो सीड है उनकी ग्रोथ हो पाए, रूट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अंदर तक डीप तक हो पाए, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत मजबूत होगी तो उसमें रूट का डेवलपमेंट आसानी से नहीं होगा। तो यानी कि खेत की जुताई करना ही यार टिलेज होता है। टिल्थ इज ए फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल टू रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। कह रहे हैं टिल्थ का मतलब होता है सॉइल की एक ऐसी भौतिक अवस्था जब पौधे की ग्रोथ उसमें अच्छी होनी
स्टार्ट हो जाती है। जब हम टिलेज करते हैं तो हमको कैसे, जैसे मान लो हम खेत की जुताई कर रहे हैं, तो हम जुताई करते करते कैसे जान पाएंगे कि हमारा जो खेत है इसमें अब अच्छे से जुताई हो गई है। तो जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हाँ अब खेत जुताई, मतलब खेत में अच्छी जुताई हो गई है, अब इसमें हम कोई भी सीड बो सकते हैं, उसकी सोइंग कर सकते हैं। तो जो हम अपने आप से महसूस करते हैं, देख के जान पाते हैं, तो फिजिकल कंडीशन को ही देख के तो जान पाते हैं कि खेत की नहीं यार अब बढ़िया पर्याप्त जुताई हो गई है, अब और जुताई नहीं करनी है, अब खेत की खाली खेत में क्या करना है, आपको सीड की सोइंग कर देनी है। तो वो जो आप देख के जान पा रहे हैं कि मिट्टी अब ठीक है, बोने लायक हो गई है, अब इसमें हम सीड की बुआई कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं टिल्थ। समझ गए? यानी कि खेत की अब जुताई पर्याप्त हो गई है, इसको देख के जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की देख के बताया जाता है, इसी को हम बोलते हैं टिल्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेज ऑफ विंड इरोजन, विंड इरोजन के तीन स्टेज होती है। सबसे पहला होता है साल्टेशन, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा होता है सरफेस क्रीप। अब बात समझना, जो साल्टेशन होता है इसमें 75% विंड इरोजन होता है, मतलब हवा के माध्यम से क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। फिर सस्पेंशन होता है, फिर सरफेस क्रीप होता है। जो सबसे हल्की मिट्टी होती है वो साल्टेशन के थ्रू जाती है, उसके बाद फिर सस्पेंशन के थ्रू जाती है और सरफेस क्रीप के थ्रू जाती है। इसको डिटेल में समझाएंगे कभी जब हम स्टेज ऑफ वाटर विंड इरोजन पढ़ाएंगे। अभी बस इतना समझो कि सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है वो किस स्टेज का होता है, मतलब किस तरीके का होता है। तो साल्टेशन के थ्रू जो सॉइल इरोजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। डिटेल में समझाएंगे यार, अभी ज़्यादा चिंता नहीं करो। टोटल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.02% इन सब सॉइल टू मोर देन 0.5% इन पीट्स। नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है सॉइल के अंदर वो कितना होता है, वो होता है सब सॉइल में 0.02% होता है और पीट सॉइल में 2.5% के आसपास होता है। यानी कि ऐसे समझो कि जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 0.02% सब सॉइल वाले में कंडीशन में होता है, यानी कि सरफेस के नीचे वाली सॉइल जहाँ हम जुताई करते हैं उसके नीचे वाली सॉइल में, और 2.5% आपकी जो पीट सॉइल होती है वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आता है वाराबंदी, इरोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर इन कैनाल इरीगेटेड एरिया। जब कोई कैनाल इरीगेटर यानी कि नहर से सिंचाई करने वाला जो कोई खेत होता है उस खेत में बड़े बड़े से मेढ़ बना दिए जाते हैं और पानी को फिर एक एक करके कभी इस खेत में कभी उस खेत में कभी उस खेत में सिंचाई करी जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं वाराबंदी। कैबेज इज हाईली सेंसिटिव फॉर बोरान टॉक्सिसिटी। एफओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि बोरान के प्रति सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्रॉप कौन सी है, तो सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है बोरान की टॉक्सिसिटी से, तो वो कैबेज है। यानी कि अगर आपके खेत में बोरान की अधिकता है तो उसमें आप कैबेज की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कैबेज की खेती की तो वो क्रॉप आपकी डैमेज हो जाएगी। H2PO4 इज ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब इन एसिडिक सॉइल। H2PO4 एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसकी मदद से पौधे अपना फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो फॉस्फोरस होता है, पौधों को जो फॉस्फोरस चाहिए वो या तो फिर PO4 के रूप में लेते हैं और या तो फिर H2PO4 के रूप में लेते हैं। तो H2PO4 के रूप में कब लेंगे, जब सॉइल एसिडिक होगी, और PO4 के रूप में कब लेंगे, जब सॉइल एल्कलाइन होगी। ऐसे समझो बात को, यानी कि जब सॉइल एसिडिक सॉइल होगी, जब सॉइल का pH कम होगा, तब पौधे फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे H2PO4 के तरीके से, और जब सॉइल की pH ज़्यादा होगी, सॉइल एल्कलाइन होगी, तब पौधे फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे HPO4 में। एक बार फिर से बताते हैं, जब pH कम होगा तो पौधे इस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, जब pH ज़्यादा होगा तो इस तरीके से, जब एसिडिक सॉइल होगी तो इस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, और एल्कलाइन सॉइल होगी तो इस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। समझ गए बात। द अपटेक ऑफ H2PO4 इज मच स्लोअर देन H2PO4। तो HPO4 जो होता है इसका जो एब्जॉर्बेशन होता है, अपटेक होता है, पौधे इसको एब्जॉर्ब जो करते हैं
वो धीरे धीरे करते हैं, जबकि इसको तेज करते हैं। H2PO4 ये पौधे के अंदर जल्दी से चला जाता है, पौधे इसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। अपटेक का मतलब होता है जड़ों से अपने अंदर न्यूट्रिएंट लेना, पौधे अपने अंदर न्यूट्रिएंट उसको खींच के ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंबाइन विद आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एग्जाम्पल स्लो रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैक्टर, इसको हम बोलते हैं सिलेट। हटाओ इसको, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे बात करते हैं पेडोल्फर, एन एब्सोल्यूट टर्म यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ सॉइल विथ एन एक्यूमुलेशन ऑफ सेक्यूसाइड्स, एल्युमिनियम एंड आयरन इन लोअर पार्ट ऑफ द सोलम। जो सोलम होता है यानी कि मिट्टी की जो निचली परत होती है, ए और बी, जो ए होराइजन और बी होराइजन होता है, दोनों को मिला के बोलते हैं सोलम, और ए बी सी तीनों होराइजन को मिला के बोलते हैं रिगोलिथ। इसको भी आगे ही पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा अभी ऐसे समझो कि एक एक जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बीच बीच में से निकाला गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में ही क्लियर हो पाएगा। इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि सर जी ये तो क्लियर ही नहीं हो पाया, ये आगे टॉपिक आएगा उसमें आसानी से क्लियर कर देंगे। तो पेडोल्फर क्या होता है, एन एब्सोल्यूट टर्म होता है जिसको हम यूज करते हैं एक ग्रुप ऑफ सॉइल के लिए जहाँ पर एक्यूमुलेशन हो गया है एल्युमिनियम का और आयरन का। ठीक, सोलम वाला जो सॉइल का सोलम वाला पार्ट है, यानी कि मिट्टी की जो निचली सतह है सोलम वाला पार्ट, वहाँ पर जब आयरन और एल्युमिनियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं पेडोल्फर, उस रीजन को। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, गैदरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन ए सरफेस। एब्जॉर्प्शन नहीं है, ADSORPT आयन, यानी एडजॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, जब मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सॉइल के अंदर, जब वो सरफेस पर बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, सरफेस के ऊपरी पार्ट पर आ जाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सन हेम्प क्रोटोलेरिया जुनेसिया बेस्ट suited crop for green manuring. It accumulate high amount of nitrogen 134 किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉलोड बाई ढैंचा सिंसवेनिया एक्यूमुलेटा। कह रहा है जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है, यानी कि जो हरी खाद होती है, इसमें जो आपका सन हेम्प, जिसका बॉटेनिकल नेम होता है क्रोटोलेरिया जुनेसिया, ये सबसे अच्छा ग्रीन मैन्योर क्रॉप माना जाता है, क्योंकि इसमें जो नोडुल्स होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, वो नोडुल्स स्टेम में भी पाए जाते हैं, यानी फोलिएज पार्ट में भी पाए जाते हैं और रूट में भी पाए जाते हैं। बाकी और जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, केवल रूट में ही पाए जाते हैं। सन हेम्प में रूट में भी और स्टेम में भी पाए जाते हैं, इसीलिए सन हेम्प क्रोटोलेरिया जुनेसिया को सबसे अच्छी ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहते हैं। ये अगर आपने ग्रीन मैन्योर क्रॉप अपने खेत में लगा रखी है तो ये लगभग 134 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में डाल देगी। इतना मतलब 134 किलोग्राम नाइट्रोजन आपके जो 1 हेक्टेयर फील्ड है वहाँ पर ये फिक्स कर देगी। उसके बाद जो दूसरी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसका नाम है ढैंचा। ढैंचा को हम क्या बोलते हैं, सिंसवेनिया एक्कुलाटा। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती है। सिंसवेनिया एक्कुलाटा फाउंड स्टेम्स नोड्यूल्स, सिंसवेनिया रोस्टराटा। सिंसवेनिया रोस्टराटा जो होता है इसके अंदर स्टेम नोड्यूल पाया जाता है, हेंस एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आसानी से कर लेता है। कौन सा, सिंसवेनिया रोस्टराटा। ठीक, फोलियर स्प्रे मेथड यूजफुल इन स्मॉल क्वांटिटी फर्टिलाइजर, एग्जाम्पल माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम क्या करते हैं कि इसको फोलियर स्प्रे कर देते हैं। फोलियर स्प्रे कर देंगे मतलब कि जब पौधा उगा रहा होता है तो उगे हुए पौधे पर हम स्प्रे कर देते हैं। कौन सा, माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे मान लो कभी जिंक डालना हुआ या बोरान डालना हुआ या सल्फर डालना हुआ तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इज मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, किसी सॉइल में जब हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर यूज करने की वजह से खेत में सबसे ज़्यादा क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। उसके साथ साथ फास्फोरस, लगभग 5 से 60% फास्फोरस भी आ जाता है और लगभग 80% सल्फर आ जाता है। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर डालने से। द टेम्परेचर ऑफ सरफेस सॉइल
इज़ ऑलवेज हायर देन द एटमॉस्फेयर। जो सॉइल का टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। आप कैसे अंदाज सकते हैं? कभी अगर आप धूप में खड़े होंगे तो आप अंदाजेंगे कि धूप में खड़े होने से जितनी जलन आपके बॉडी पर हो रही है, अगर आप नंगे पैर मिट्टी में खड़े हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जलन आपको पैर के नीचे होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गर्म होती है। 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है एनवायरनमेंट से। जैसे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अगर 20-25 है तो वहाँ पर कितना मिलेगा, मतलब 25 के आसपास अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है तो सॉइल का जो टेम्परेचर है वो 26-27 के आसपास में मिलेगा। इसको आप महसूस कर सकते हैं बालू में। गर्मी के समय में बालू में खड़े हो जाइए तब देखिए धूप से उतनी जलन नहीं होगी जितनी बालू में खड़े हो जाने की वजह से पैर में पड़ेगी। फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन pH द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीज आयरन, ये आयरन है Fe लिखा है, ठीक, डिक्रीजेस, फिर आगे यहाँ पर स्पेस देना था, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मैग्नीज एंड आयरन डिक्रीज बाई 100 फोल्ड। कह रहा है कि अगर हमारा सॉइल इसका pH बढ़ जाता, मान लो 6 से 7 हो जाता है, तो जब सॉइल का pH 6 से 7 होगा यानी कि 1 यूनिट बढ़ गया। अब 1 यूनिट बढ़ जाने की वजह से हमारा जो सॉइल है उसमें मैग्नीज और आयरन का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 100 गुना कम हो जाएगा। इतना कम हो जाता है यानी कि अगर हमारा pH बढ़ेगा तो मैग्नीज और आयरन घट जाएंगे। समझ गए? आइडियल NPK रेशियो शुड बी 4:2:1 फॉर सीरियल एंड पल्सेस के लिए 1:2:1, ये पल्सेस के लिए होता है। बात समझो, आइडियल जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो रेशियो होता है पौधों को देने के लिए वो कितना होता है 4:2:1। ये सीरियल क्रॉप है यानी कि अनाज वाली फसलें, और पल्सेस क्रॉप के लिए 1:2:1 के रूप में इसको देते हैं। ठीक, किसमें? पल्सेस क्रॉप यानी जो दलहनी फसल होती है। द मोस्ट वाइडली अकरिंग क्ले मिनरल इन सॉइल इज क्योलिनाइट। क्ले मिनरल में क्या पाया जाता है? क्ले मिनरल में क्ले सॉइल में द मोस्ट वाइडली अकरिंग क्ले मिनरल सॉइल, क्ले मिनरल सॉइल में क्या पाया जाता है? क्योलिनाइट। कैसे क्ले, कैसे क्योलिनाइट, याद कर सकते हैं, क्ले मिनरल क्योलिनाइट। इसके बाद फिर क्या है? अंडरग्राउंड रिजर्वायर आर यूजुअली फाउंड इन पोरस रॉक फॉर्मेशन कॉल्ड एक्यूफर। अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर होता है ये कहाँ पाए जाते हैं? पोरस रॉक फॉर्मेशन में पाया जाता है। ध्यान से समझा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंस बनाएंगे तो आपको एक्यूफर अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मान लो कि हम किसी एक ऐसे ज़मीन की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऊपर के मिट्टी के नीचे चट्टान पाई जा रही है, मतलब वहाँ पर एक ऐसे रॉक्स पाए जा रहे हैं, ऐसे चट्टान हैं जिनके बीच में सुराख है। तो क्या होगा कि जब बरसात का पानी बरसेगा तो जब पानी नीचे धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से रिश्ता हुआ ज़मीन के अंदर जब जाएगा तो वो चट्टान जो है वो चट्टान के अंदर, क्योंकि सुराख है, पोरस वाला रॉक है, तो उस चट्टान के अंदर से भी पानी चला जाएगा कहाँ? और ज़मीन के नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ज़मीन के नीचे जाता रहेगा और फिर ज़मीन के नीचे एक रिजर्वायर बन जाएगा। ठीक, ज़मीन के नीचे पानी का एक तालाब बन जाएगा जिसको फिर हम बाद में बोरिंग करके पानी जो निकालते हैं, जो हमारा पंपिंग सेट मशीन से जो हम पानी निकालते हैं या हैंड पंप से जो पानी बाहर निकालते हैं, समरसेबल से जो पानी बाहर निकाला जाता है, यह कहाँ से निकाला जाता है? ज़मीन के अंदर जो एक्यूफर होता है वहाँ से पानी निकाला जाता है। समझ गए बात? एक्यूफर कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ पर पोरस रॉक पाई जाएगी। अगर पोरस रॉक नहीं होगी तो वो क्या होगा कि पानी और नीचे चला जाएगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा, 500, 600, 700 फीट नीचे चला जाएगा। अगर पोरस रॉक आपकी 40-50 फीट के ऊपर है तो आपको वहाँ पर 40-50 फुट में ही क्या मिल जाएगा? आपको पानी मिल जाएगा। इसी को कहते हैं एक्यूफर। द फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विथ राइजोबियम कल्चर इज़ नोन एज नाइट्रोजन निफिजीन रिस्पॉन्सिबल। कह रहा है कि जब राइजोबियम कल्चर को हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो राइजोबियम प्रिपेयर करते हैं कि जिससे पौधे के अंदर एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को पौधे के अंदर लाके फिक्स करे। उसके लिए जो एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो निफी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें एल्कलाइन सॉइल, तो एल्कलाइन सॉइल जो होता है इसका ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ये 15 से ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम होती है और
इसके बाद अगर हम पीएच की बात करें, यानी कि इसका सॉइल का पीएच कितना होगा, तो वो 10 से ज़्यादा होगा। अब ध्यान से समझना, इसको समझने में अभी आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक, इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी और बार बार आप भूल भी रहे होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि ये बार बार आप भूल रहे होंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। 2 से 3 दिन के आगे 2-3 दिन बाद जब मैं इसको पढ़ाऊँगा एल्कलाइन सैलाइन और सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, तो उसमें मैं इसका एक जो टेबल है उस टेबल को इस तरीके से बता दूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लगा के बता दूंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक, कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। बस आज के लिए बस इतना कीजिए कि ऐसे देख लीजिए, आगे जब आएगा तो अच्छे से पढ़ा देंगे। मोस्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट को रिड्यूस फॉर्म में मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के 2 तरीके होते हैं, या तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यूज करो या तो रिड्यूस्ड फॉर्म में यूज करो। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये सब यूज किए जाते हैं, जबकि रिड्यूस्ड फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों में यूज होता है। रिड्यूस फॉर्म में आपका धान में और पोटैटो में यूज होता है, बाकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में बाकी अन्य क्रॉप में यूज होता है। लेकिन अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधे एब्जॉर्ब करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में। और कौन कौन से नाइट्रोजन, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, मैग्नीज और एटसेट्रा, मतलब जो ढेर सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें से अधिकतर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही पौधे को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये यूनिट चेंज इन पीएच रिप्रेजेंट ए 10-fold चेंज इन OH और हाइड्रोजन एक्टिविटी। कह रहा है कि अगर किसी सॉइल का पीएच 1 यूनिट घट जाए या बढ़ जाए, बात समझना, किसी सॉइल का पीएच 6 से 7 हो जाए या फिर 7 से 6 हो जाए, चाहे 1 यूनिट घट जाए और चाहे 1 यूनिट बढ़ जाए, इतना ही होने की वजह से जो हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, इनकी एक्टिविटी में 10 गुने का अंतर आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि मान लो कि जब हमारा पीएच 6 था, 7 मान लो, जब हमारे सॉइल का पीएच 7 था तो खेत में 10 किलो क्या होगा, 10 किलो हाइड्रोजन गुना बढ़ जाएगा। फिर से एक बात समझ लेते हैं, जब कभी सॉइल में पीएच 1 यूनिट बढ़ता है तो सॉइल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो होते हैं इनका अवेलेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लो सॉइल का पीएच 6 था, 6 से 7 हो गया, और जब 6 था सॉइल का पीएच तब हाइड्रोजन आयन 10 किलो था। ध्यान समझना, मतलब ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, 10 किलो था। तब जब वो 6 से 7 होगा पीएच तो ये 10 किलो से 100 किलो हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से घटता या बढ़ता है। जब पीएच बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जब पीएच घट रहा होता है तब ये बढ़ता है और ये घट जाता है। यानी कि जब पीएच कम हो रहा होता है सॉइल का तब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कम हो रहा होता है। लेकिन जब पीएच बढ़ने लगेगा तो हाइड्रोजन आयन कम होने लगेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो होता है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सब्सटेंस एडेड टू सॉइल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन इज अमेंडमेंट। सॉइल जब आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, यानी कि आपके सॉइल चाहे सैलाइन सॉइल है, कैल्केरियस सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, बेसिडिक सॉइल है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है जिसके अंदर कुछ समस्या है, तो उसको सुधारने के लिए जो उसके अंदर हम सब्सटेंस मिलाते हैं उनको हम अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे जिप्सम, पायराइट, लाइम, ये सब क्या होते हैं, सॉइल अमेंडमेंट्स होते हैं। द बुक नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल किसने लिखी थी? NC ब्रैग ने लिखी थी। फर्टिलाइजर मोस्ट कंसनट्रेट यूज फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ क्रॉप इज एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया एक ऐसा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसमें लगभग 82% नाइट्रोजन पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको बताना है कि DAP में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है। DAP में अभी कमेंट बॉक्स में लिखो DAP में कितना पाया जाता है, जानो तो कितना अभी पढ़े हो, अभी पहले कितनी जानकारी है, बाकी आगे तो मैं पढ़ाऊँगा। ये DAP में बताओ कितना नाइट्रोजन होता है,
कंप्लीमेंट्री रिएक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप, कंप्लीमेंट्री जो रिएक्शन होता है इंटरक्रॉप के बीच में उसको एनिडेशन बोलते हैं। इसको भी एनिडेशन, जब मैं वीड साइंस पढ़ा रहा था तो वीड साइंस में एनिडेशन अच्छे से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सैंडी सॉयल हैव हायर बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉयल, जो आपकी क्ले सॉयल होती है, जो सैंडी सॉयल होती है उसकी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्ले सॉयल की बल्क डेंसिटी कम होती है। इसको जो मैं सॉयल साइंस का इससे पहले वाला लेक्चर, ये दूसरा पार्ट आप पढ़ रहे हैं, पहले पार्ट में अच्छे से समझा दिया है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन कौन सी है? ग्लेरिसीडिया एकुलाटा, पोंगामिया पिन्नाटा, आइपोमिया कॉर्निया। उसके बाद फिर और कौन कौन सी है? ग्रीन लीफ मैन्योर वाली क्रॉप, यानी कि जो इसके लीफ होती है केवल वही मैन्योर के रूप में यूज होती है। अगर ग्रीन मैन्योर मतलब पूरा पौधा ही ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज होता है, कौन सा? क्रोटोलेरिया जिसको हम सनहैम्प बोलते हैं, सिंसबेनिया एक्यूलेटा जिसको हम ढैचा बोलते हैं, और काउपी, ये सब ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती हैं। सीट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट डज नॉट नोटिस बाय फार्मर। जो सीट इरोजन होती है वो एक प्रकार का ऐसा इरोजन होता है जो सबसे डेंजरस माना जाता है, क्योंकि इस टाइप का इरोजन आप अंदाज नहीं लगा सकते, किसान जान नहीं पाते हैं कि इरोजन हो रहा है। ध्यान से समझना, मान लो कि ढेर सारे पेपर रखे गए हैं, ठीक, ढेर सारे पेपर आपके पास रखे गए हैं, 20-25 पेपर 30 पेपर रखे हैं। अगर मैं उसी में से ऊपर से पूरा एक पेपर हटा लूँ, ध्यान से समझना, A4 साइज़ का जो फोटो कॉपी करने वाला पेपर होता है आप लेके आइए, 30-35 पेपर रख लीजिए, उसमें से अगर बीच से ऊपर से एक पेपर, जो सबसे ऊपर वाला पेपर है, उसको आप हटा दीजिए, तो क्या आप नोटिस कर पाएंगे कि नहीं कम हो गया है, पेपर कम हुआ है? क्योंकि ढेर सारा पेपर है तो थोड़ा सा कम हुआ तो आप जान नहीं पाएंगे, एक पेपर घट गया। और इसी तरीके से रोज़ कोई आके एक एक पेपर घटाता ले जाए तो आप 10-20 दिन तो अंदाज़ ही नहीं लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है, पेपर घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक। लेकिन अगर वहीं कोई पूरा पेपर ना ले जाए, कई पेपर ऐसे आधा फाड़ के लेके चला जाए, पूरा पेपर नहीं गायब करे, केवल आधा फाड़ ले, तो आप तुरंत नोटिस करेंगे हैं ये कैसे फट गया। तो सीट इरोजन इसी तरीके से होता है। जो फील्ड होती है, फील्ड में एक बराबर मिट्टी बह जाती है, ठीक, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर मिट्टी बह गई, पूरे खेत से बह गई, तो आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि इरोजन हुआ है। वहीं अगर कहीं बीच से एक जगह पर घुली बन के बह गया तो वहाँ पर एक नाली बन जाएगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी बह गई है क्योंकि नाली बन गया है। लेकिन अगर सीट इरोजन हो जाए, पूरे खेत से ही 1 सेंटीमीटर मिट्टी बह जाए, तो आप नहीं जान पाएंगे। तो पूरे खेत से बहने का मतलब पूरा एक पेपर ही उठा लिया गया, और घुल्ली इरोजन का मतलब कि बीच में से पेज फाड़ के निकाला गया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सीट इरोजन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि इसको किसान नोटिस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट जियोमेट्री, इट रिफर्स टू द शेप ऑफ प्लांट। प्लांट का जो शेप होता है, प्लांट अगर आप देखेंगे तो शंकुआकार प्लांट होते हैं, बरगद का प्लांट दूसरे तरीके से होता है, यूकेलिप्टस का प्लांट दूसरे तरीके से होता है, और जो आपका ठंडे क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं उनका आकार अलग अलग होता है। तो ये सब जो पौधे का अलग अलग आकार होता है उनको हम बोलते हैं प्लांट ज्योमेट्री, ठीक, उसको प्लांट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब क्रॉप ज्योमेट्री क्या होती है? क्रॉप ज्योमेट्री होती है कि एक पौधे को ज़मीन पर किस टाइप का स्पेस मिला है, बात समझ रहे। जैसे मान लो कि हमने 4 पौधे यहाँ लगा दिए, ठीक, अब क्या होगा, इस पौधे को इतनी जगह मिली, इस वाले पौधों को इतनी जगह, इस वाले पौधे को इतनी जगह, और इस वाले पौधे को इतनी जगह। तो ये जो जगह मिल रही है हर पौधे को, इसको हम बोलते हैं क्रॉप ज्योमेट्री, ठीक। पौधे को ये जो जगह मिल रही है इसको बोलेंगे क्रॉप ज्योमेट्री। और ये जो पौधा यहाँ लगा है, जैसे मान लो यूकेलिप्टस लगा है, तो यूकेलिप्टस ऊपर देखने में जिस तरीके से रहेगा उसको हम बोलेंगे प्लांट ज्योमेट्री, समझ गए। प्लांट ज्योमेट्री में किसी एक प्लांट की ज्योमेट्री देखते हैं, और क्रॉप ज्योमेट्री में जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे होते हैं तो एक क्रॉप को कितना स्पेस मिल रहा है ज़मीन पर, उसकी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक। शेप ऑफ स्पेस कि ज़मीन पर देखो ये रेक्टेंगुलर शेप में इसको जगह मिल रही है ज़मीन पर, ठीक, तो इसका रेक्टेंगुलर क्रॉप ज्योमेट्री है। और अगर हम यूकेलिप्टस का देखें तो वो टाल टाइप का है, तो उसका एक कोन शेप की वो क्या है, प्लांट ज्योमेट्री है। आई होप आपको ये क्रॉप ज्योमेट्री और प्लांट ज्योमेट्री आसानी से समझ में आया होगा। क्रॉप ज्योमेट्री में पौधे को ज़मीन में किस तरीके की जगह मिल रही है, मतलब वर्गाकार जगह मिल रही है कि शंक्वाकार मिल रही है, त्रिभुजाकार मिल रही है, ये हम किस तरीके से प्लांटिंग करे हैं उस पर डिपेंड करता है। और
प्लांट ज्योमेट्री में क्या होता है कि प्लांट किस तरीके का है, उसका शेप किस तरीके का है। फिर अगला पॉइंट है मक सॉइल आर हैविंग हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो एक खूब अच्छे से डिकम्पोज, जो अच्छे से सड़ी हुई ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम मक सॉइल बोलते हैं। फिर अगला पार्ट है पीट सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज्ड, जब पार्शियली डिकम्पोज सॉइल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीट सॉइल बोलते हैं। एंड फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन, जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है किसी फील्ड में तो वहाँ पर पीट सॉइल पाई जाती है। ये पार्शियली डिकम्पोज सॉइल होती है, यानी कि पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई होती है। इस पीट सॉइल का जो पीएच होता है वो 3.9 के आसपास में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी क्ले मिनरल की, ए मिनरल दैट हैज़ बीन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ sequent change in rock which is known as secondary mineral, केओलिनाइट, मोंटमोरिलाइट, इलाइट एंड जिप्सम। ये जो ऐसे समझो बात को कि जो मिनरल होते हैं जब ये रॉक के चेंज होने के बाद बनते हैं, जो कुछ रॉक्स होते हैं उनके अंदर जब कुछ चेंजेस होते हैं उसके बाद जो मिनरल बनते हैं उनको हम सेकेंडरी मिनरल कहते हैं, जैसे केओलिनाइट, मोंटमोरिलाइट, इलाइट और जिप्सम। ये सब जो मिनरल्स हैं ये सब सेकेंडरी क्ले मिनरल्स होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको जितने कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो गए होंगे। जो कुछ कॉन्सेप्ट अभी छूट रहे हैं वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।